नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डीडी बिहार के खास कार्यक्रम उड़ान में। दर्शकों, आज बात करेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक के बारे में। दर्शकों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कालांतर में अपने पांव बहुत दूर दूर तक पसारे हैं। समय समय पर नई नई तरक्की कर हमारी जीवन शैली में भी आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं। इस बात का उदाहरण हमें बिजली और मोबाइल के रूप में देखने को मिलते हैं। कल तक जहां हम सूरज के ढल जाने पर अंधेरे में या दिए मोमबत्ती की रोशनी में रहते थे, आज वहां 24 घंटे हमारे पास बिजली उपलब्ध है और उस बिजली से संचालित होने वाले ढेरों मशीन और उपकरण भी मौजूद हैं जो हमारी आगे की भी कितनी समस्याओं को हल कर देते हैं। विज्ञान ने न सिर्फ हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं बल्कि हमारी कई सारी समस्याओं को भी हल किया है। आज इसी इर्द गिर्द अपनी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विज्ञान और समाधान केंद्रित तकनीक में युवा वर्ग कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से हैं और आज हमारी इस चर्चा में आप हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो इसके पहले कि सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित संस्थान से हैं, IIT से हैं, तो विज्ञान और तकनीक में क्या कुछ अभी नए नए शोध हो रहे हैं, क्या कुछ नए रिसर्च हो रहे हैं, क्या हमें नई नई एडवांसमेंट देखने को मिल रही है? जी, तो अभी का जो युग है वो भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का है। तो पहली औद्योगिक क्रांति में हमने भाप इंजन को देखा था, इस प्रकार से वो बन रहे थे जो ज़्यादातर यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर निर्भर करते थे। फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति में हमने बिजली देखा था, जिस प्रकार से टेस्ला ने रिसर्च किया था और फिर मास प्रोडक्शन जो हो रहे थे। फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति के ऊपर हमने पढ़ी तो उस समय में एलन ट्यूरिंग ने जो रिसर्च की थी, फिर वहाँ से कंप्यूटर साइंस का उत्पत्ति हुआ, फिर कंप्यूटर्स निकले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकली, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गई, टीवीज़ हो गए। और अभी का जो समय है वो चौथी औद्योगिक क्रांति का है। तो इसमें जो है सो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख रहे हैं, कैसे उसके ऊपर कितनी गंभीर रूप से रिसर्च हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हम लोग देख रहे हैं, रोबोटिक्स में हम लोग देख रहे हैं और जनरेटिव AI में देख रहे हैं। जो चैट GPT आजकल हम लोग बहुत उपयोग कर रहे हैं, आजकल तो घर में लोग उपयोग करते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊँ कि मेरे फादर हैं, तो कभी भी मतलब जैसे कुछ उनको रिपोर्ट देखना रहता है मेडिकल रिलेटेड, भले वो इस क्षेत्र से ना हो, बस चैट GPT में डालते उन्हें पूरा डिटेल में पता चल जाता है क्या है या क्या नहीं। तो विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। इनफैक्ट हम देखिए बस इसी क्षेत्रों में नहीं है, हमारे जो भारतीय रिसर्च संस्थान है, जैसे कि इसरो हो गया, अभी कुछ आई थिंक 1 साल पहले चंद्रयान 3 कितने सफलतापूर्वक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और अब गगनयान की तरफ हम लोग हैं। और फिर DRDO का देखिए, DRDO में तो मेक इन इंडिया सैटेलाइट्स जो बन रहे हैं, फिर स्वदेशी रूप से बन रहे जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी रक्षा अस्त्र हैं, सब कुछ इंडिया में बनाया जा रहा है। तो ये क्रांतिकारी मूव है हमारे देश के लिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि कई पीढ़ियों में, कई फेजेस में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है, जिसमें अभी हम चौथे फेज में हैं, जिसमें इंटरनेट का सबसे ज़्यादा मतलब आज के समय को अगर हम देखें कि विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी जिस तरीके से आगे बढ़ा है, तो आज जो सबसे मुख्य चीज़ हमें देखने को मिलती है वो इंटरनेट है और इंटरनेट के माध्यम से जितनी सुविधाएं हमें मिली हैं। आप खुद एक युवा हैं और आप एक संस्थान में MTech में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग का इन सब तरक्की में, इस शोध में खास करके युवा वर्ग का कितना योगदान है, कितना बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहा है? जी देखिए आजकल का जो युवा वर्ग है वो सिर्फ उपभोक्ता बन के नहीं रह गया है। आजकल तो युवा वर्ग जो है सो इन्वेंटर भी है। हम लोग देख सकते हैं जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर्स हर एक IITs में खुल रहे हैं जहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स का इजाद हो रहा है। और प्लस में देखा जाए तो IITs में, NITs में, IISc में, IIITs है, PIRF है, CSIR है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स है, कई सारी रिसर्च संस्थाएं हैं। वहाँ पे कई सारे रिसर्चें हो रही हैं। एग्रोटेक के फील्ड में रिसर्च हो रही है, एडिटेक के फील्ड में जो हो रहे हैं काम, फिर जाके आपका मेडटेक के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हो रहे हैं। तो सिर्फ उनके प्रोटोटाइप नहीं बनाए जा रहे बल्कि उनकी पेटेंट भी फाइल की जा रही है।
जो स्वदेशी, जो हम लोग खुद से बना रहे हैं, नई चीज़ जो इजाद कर रहे हैं, उन सभी का एक प्रकार से देखिए जाए तो समन्वय हो रहा है रिसर्च का और टेक्नोलॉजीज का। जी, तो हमें दो बातें यहाँ समझ में आती हैं कि पहली तो ये कि अगर हमें तकनीक से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें युवा वर्ग की तरफ देखना है, और अगर हमें तकनीक के जरिए किसी चीज़ का समाधान चाहिए तो भी हमें युवा वर्ग की तरफ ही देखना। उदाहरण हम अपने घर में ही देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल से जुड़ी कोई समस्या होती है तो हमारे माता पिता हमसे पूछते हैं या हमारे छोटे भाई बहन से पूछते हैं। तो आते हैं समाधान केंद्रित तकनीक पर, जो कि हमारी चर्चा का मुख्य विषय वही है। तो हम आपसे सबसे पहले संक्षिप्त में ये समझना चाहेंगे कि समाधान केंद्रित तकनीक, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, क्या होती है और इसके कुछ उदाहरण हमें अपने आसपास क्या देखने को मिलते हैं? जी, अगर देखा जाए तो समाधान केंद्रित तकनीक वैसी तकनीक है जो सामाजिक रूप से, सामाजिक हो गया, आपका पर्यावरण हो गया, फिर जाकर के आपका सामाजिक पर्यावरण के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन सारी समस्याओं का जो स्थायी और परोपकारी और कहा जाए तो आपका व्यवहारिक रूप से जो समाधान दे, जो हल निकाले, उसे कहेंगे। तो पता क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो है सो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जैसे सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम। उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जल का जो बचाव है, जल का जो बचाव है, जो संरक्षण है, वो अच्छे से कर सकते हैं, और साथ में उर्वरकता जो फसलें की वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। और दूसरा एक क्षेत्र हो सकता है पर्यावरण का क्षेत्र, जैसे कचरे वचरे हैं तो उनको डिकम्पोज करना है हमें, तो डिकम्पोजिशन के लिए AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे एक टेक्नोलॉजी का मैं नाम ले रहा हूँ, कंप्यूटर विजन में आता है, उसमें एक CNN है, तो CNN में कई सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे यूनिट मॉडल हो गया, यूरो मॉडल हो गया, तो वो आपको पिक्चर बस वो देगा कचरे का और क्लासीफाई कर देगा ये गीला कचरा या सूखा कचरा है, बस उसमें उठा करके दोनों डब्बों में रख देगा, फिर डिकम्पोजिशन बहुत आसानी से हो जाएगा उन सब कचरों का। तो बहुत सारे सॉल्यूशन है जो हम लोग अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, और ज़्यादा उसमें मतलब ये भी नहीं है, खर्चे भी नहीं है, बस नॉर्मल टेक्नोलॉजीज की चीज़ है, और जो आपको लगे बस। जी, तो जब समाधान केंद्रित तकनीक की बात हो रही है तो थोड़ा अपने प्रदेश की बात करते हैं। अपने प्रदेश में हमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य संबंधी है, शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं, कृषि का आपने जिक्र किया, कृषि से भी संबंधित कई समस्याएं, बाढ़ की समस्या है। तो अगर अपने प्रदेश को हम देखें, अपने प्रदेश की कुछ समस्याओं के समाधान हम तकनीक की मदद से करना चाहें तो इस पर आपके क्या सुझाव होंगे? जी, तो जैसे सबसे पहली समस्या देखिए कि बेरोजगारी का, लोग बेरोजगार हैं तो वो लोग पलायन कर रहे हैं, प्रदेश छोटे दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग एक ऐसा काम कर सकते हैं कि हम कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं, और उस प्लेटफॉर्म पे जो युवा है वो अपनी स्किल्स उस प्लेटफॉर्म पे डालें, जो भी स्किल, सिर्फ शिक्षा रिलेटेड नहीं, जो भी स्किल्स उन्हें आती है, चाहे वो मैकेनिकल रिलेटेड हो, चाहे कोई किसी को ये कारपेंटर कोई है, तो वो बस अपनी स्किल्स वहाँ पर जाके एंटर कर दे, और जो हायर करना चाहते हैं उनको, जिनको काम है उनसे, तो वो बस उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट कर ले कि अच्छा हमको ये स्किल्स की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप आकर के यहाँ पर आए और यहाँ पर आके काम करें। तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म हम लोग और बना भी सकते हैं। आजकल के ये जनरेशन में ये ज़्यादा भारी काम नहीं, लोग IT में कर रहे हैं, इंजीनियर्स अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो ये भी आराम से कर ही सकते हैं। और दूसरा जो समस्या है वो एक समस्या बाढ़ की भी है। तो बाढ़ की समस्या में क्या है, अगर बाढ़ का निदान हम लोग करें तो वो बस एक या दो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस नहीं होगा, इसमें आपको पॉलिटिकल इश्यूज भी थोड़ी आती हैं। ये दो देशों का मामला है, बिहार और नेपाल। कि होता क्या है कि जब नेपाल पानी छोड़ता है तो जाके बिहार में वो बाढ़ के रूप में वो लेता है। और मैं भी कुछ इसी क्षेत्र से आता हूँ, उत्तर बिहार क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं भली भांति जानता हूँ उन सब क्षेत्रों को। और प्लस में एक वो हो गया, प्लस में आपका सिविल इंजीनियरिंग का देखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब क्षेत्रों के काम में, तो हम लोग ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। अगर जैसे कोई आदमी फंसा हो इन सब क्षेत्रों में, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो ड्रोन का हेल्प लेकर के उनके पास जा सकते हैं। और एक नई टेक्नोलॉजीज है, फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कितनी बाढ़ की इलाका किसमें कितना दूर प्रभावित है। इसमें बस हमें कुछ डाटा की ज़रूरत होगी, हिस्टोरिकल डाटा की ज़रूरत होगी कि कैसे कैसे बाढ़ आ रही है, फिर वायु का जलस्तर कैसा है, फिर जलस्तर कैसा है, तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बाकी फोरकास्टिंग के मदद से भी हम लोग मतलब बचाव कर सकते हैं बाढ़ का। और तीसरा है स्वास्थ्य, क्योंकि हम लोग दूर ग्रामीण इलाकों में जैसे देखते हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ज़्यादा है नहीं। तो अब स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लीजिए वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में 1 से 2 डॉक्टर हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो हम लोग ये जाके कर सकते हैं कि उस केंद्र पे जाएं और वहाँ पर एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, TV टाइप का बना दिया जाए,
ताकि दूर के जो डॉक्टर्स हैं, जो दिल्ली में, मुंबई में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग कांटेक्ट कर सके उस डॉक्टर के माध्यम से जो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे करके उनसे बात कर सके। तो ये जैसे बड़ी बड़ी समस्याएं तो हल नहीं हो सकती, लेकिन जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जो दवाई के माध्यम से ठीक हो सके, तो वो सब हम सही कर सकते हैं। जी। एक और क्षेत्र बच जाता है हमारा, शिक्षा का क्षेत्र बच जाता है। जी जी जी, और शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत जरूरी है। प्लस में शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूट्यूब तो घर घर में आ गया है, और वो तो घर घर में चल रहा है। बल्कि जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है नहीं है, बस आपको इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है, बस यूट्यूब से जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको सीखने को मिल रहा है वो आप सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब क्रांतिकारी कदम है लोगों के लिए भी, कि जैसे किसी को पढ़ाना हो, जैसे आजकल तो कई सारे ऐसे पहले कोचिंग की रहती थी, कोचिंग करने के लिए लोग कोटा जाते थे, दूर दूर तक पढ़ते थे, लेकिन आप समझिए कि कोटा उठ करके आपके घर में आ गया है। जैसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वो लोग कम पैसों में ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। और बल्कि कोविड ने कुछ लिया है उनसे, कुछ दिया भी है। तो कोविड में जो क्रांतिकारी कदम हुआ, जैसे ऑनलाइन सिस्टम का आना, पढ़ाना, ऑनलाइन कोचिंग जो हो गई है, तो वो सब बहुत सही है। एक वेबसाइट भी है जिस पर सारे IIT के प्रोफेसर जी बिल्कुल, एक NPTEL करके एक वेबसाइट है। तो NPTEL में क्या है कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं IITs के, मतलब वो लोग जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाते हैं। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, उन लोगों को सुविधा अवेलेबल नहीं है कि IIT के प्रोफेसर से पढ़ सके। तो वो लोग नॉर्मल उस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर करते हैं, और वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स IITs के, वो सभी के सभी प्रोफेसर्स वहाँ पढ़ाते हैं जाकर के। तो ये बहुत सही है, NPTEL उस वेबसाइट का नाम है जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक्सेसिबल टू ऑल है, इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम और हमारे जैसे कुछ लोग जो तकनीक का जिनका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है या फिर जो जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर IIT के प्रोफेसर से पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी अच्छी बात है। तो ये तो हम थोड़े से समाधान के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम आपके विभाग बनाएं, आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका विभाग है, तो हम अक्सर देखते हैं कि मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा रुचि से नहीं पढ़ा जाता है। स्कूलों में भी बच्चे थोड़ा भागते हैं इस विषय से, थोड़ा डरते हैं इस विषय से। तो और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हमें हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। तो इस आपके विभाग के बारे में हम स्पेसिफिकली इस विशेषता जानना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के जरिए हमें किन समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, या फिर आप इसका थोड़ा हमें एप्लीकेशन समझाइए। जी ज़रूर। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का छात्र हूँ। तो हमारे जो सुपरवाइजर हैं, जिनके अंडर हम रिसर्च कर रहे हैं, एक है आदरणीय श्री डॉक्टर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, जो विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के, और दूसरे हैं आदरणीय श्री प्रोफेसर जिनसन मैथ्यू, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के भी विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो सर है हमारे प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, उनका रिसर्च वर्क ये है इसमें कि वो जो जितनी भी बीमारियाँ हैं बायोमेडिकल रिलेटेड, बायोमेडिकल डिजीजेस वगैरह हो गई, जितने भी डिजीज हैं, तो उनको वो मैथमेटिकल रूप में, मैथमेटिकल टर्म्स में वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, और डिफाइन करने के बाद वो जो है सो कैटेगराइज करते हैं कि हाँ मैथमेटिक्स, क्योंकि हर एक चीज़ को मैथमेटिकल रूप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हर एक चीज़ आप पर्यावरण में देखिएगा तो एक फिक्स एल्गोरिथम आपको दिखाते हैं। ठीक है, और डिफाइन करने के बाद वो जो है सो कैटेगराइज करते हैं कि हाँ मैथमेटिक्स, क्योंकि हर एक चीज़ को मैथमेटिकल रूप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हर एक चीज़ आप पर्यावरण में देखिएगा तो एक फिक्स एल्गोरिथम आपको दिखता है। कोई भी चीज़ें चल रही है पर्यावरण रिलेटेड, तो सब कुछ एक फिक्स एल्गोरिथम में बता हुआ है। तो वो बस उन चीज़ों को मैथमेटिकल रूप से डिफाइन करते हैं और फिर जाकर कैटेगराइज करते हैं कि हाँ इस बीमारियों का समाधान इसमें है, इस जगह पे इन बीमारियों का समाधान है। उनका ये रिसर्च वर्क है। और जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है और प्लस में बायोमेडिकल डिजीज़ है, वो एड्स पर भी उनके पेपर आ चुके हैं, रिसर्च पेपर आ चुके हैं, और कोविड पर भी उनके अच्छे खासे रिसर्च पेपर आ गए हैं। तो ये हो सकता है। और हमारे जो प्रोफेसर जिनसन मैथ्यू है, वो तो उन्हें कहा जाए कि वो एक समंदर ही है कंप्यूटर साइंस का। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इन सब पे काम कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन में भी अच्छे खासे काम कर रहे हैं। टाइम सीरीज पे भी फोरकास्टिंग पे, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, आपका स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग हो गया, इन सब पर भी उनका बहुत अच्छा काम है। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में पर्टिकुलरली कहा जाए तो अगर कंप्यूटर साइंस फल है, अगर पेड़ का फल है, तो मैथमेटिक्स आप उसको जड़ समझ लीजिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एडमिशन लेने के बाद समझिए आप परिपूर्ण रूप से खड़ा हुआ पेड़ बन जाते हैं। कि मैंने बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, तो वो सिर्फ फल था, और फल बिना पेड़ का तो सूख जाएगा। लेकिन हाँ मैथमेटिक्स भी अगर आप जोड़ देंगे
तो वो एक परिपूर्ण रूप से हरा भरा पेड़ बन जाता है। जी, यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले में और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहार। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार हर सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। दोबारा स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और अभी तक हमने समझा कि समाधान केंद्रित तकनीक क्या है, हमारे प्रदेश की कुछ समस्याओं को देखा और उनके समाधान कैसे मिल सकते हैं तकनीक के जरिए, और हमने आपके विभाग के बारे में भी जाना। थोड़ा सा अगर हम इस विषय पर आपसे जानना चाहें या समझना चाहें कि आज का जो युवा, क्योंकि आपने कई सारे संस्थानों के नाम लिए थे जो शोध में अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे भारत में संस्थान है उनका अच्छा काम है शोध में, तो अगर युवाओं को प्रेरित करना हो कि वो इस तरफ अपना रुख मोड़ें, इस दिशा में आना चाहें, या उनको क्यों आना चाहिए इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में या रिसर्च में, शोध में क्यों आना चाहिए, तो इस पर आप क्या सुझाएंगे और कैसे आना चाहिए, इसके आप हमें तरीके भी बताएं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज का जो भारतीय युवा वर्ग है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भारत में युवा ही बहुत ज़्यादा है अभी भारत में, और युवा को अगर सशक्त करना है, अगर एक विकसित देश बनाना है तो उसके लिए रिसर्च करना बहुत आवश्यक है। मैं भी एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ, मैं भी मधुबनी जिला के छोटे से गांव से आता हूँ, मगर हाँ, मैं भी कहा जाए तो मेरा बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था, मतलब पढ़ाई में मैं भी एवरेज था, पर एक दृढ़ संकल्प रहता है, हार्डवर्क रहता है आपके साथ कि हाँ मुझे करना है, इस क्षेत्र में पढ़ना है। दिक्कत क्या है कि जब तक कोई सी भी प्रॉब्लम हमारे दरवाजे पे दस्तक ना दे तब तक हम लोग उसका समाधान नहीं खोजते हैं, और कभी कभी तो फिर भी नहीं खोजते हैं, मतलब खोजते भी नहीं, समस्या आने पर भी नहीं खोजते, आने पर भी नहीं खोजते हैं उसका। तो हमें वो सोचना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है कि युवा जो है समाधान नहीं खोजे, वो मतलब भारतीय युवा जो है वो संकल्प ले इस चीज़ का कि हाँ हमें अपने घर को, अपनी जगह को, जहाँ से हम आए हैं उसको कैसे विकसित कर सके, कैसे देख सके, क्योंकि अगर आज हम खुद सफल होंगे तो हमसे प्रेरित होकर के हमारे पीछे जितने भी युवा हैं वो भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रयास करेंगे और सफल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और भारत को अगर ऐसा देश बनाना है जैसे चीन है, अमेरिका है, यूएस है, एक समय पर वो भी पीछे थे, बहुत पीछे थे, उनको उन्होंने मेहनत की, तो दिन रात मेहनत करते हैं। जापान में तो सुनते हैं 10 आवर्स आपका वर्किंग आवर्स है, 10 घंटे का वर्किंग आवर्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने पर्सनल लाइफ को स्ट्रेस कर दें, परंतु हाँ साथ साथ में रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है। रिसर्च पर भी हम आएंगे, शोध पर भी आएंगे, पर चूंकि आपने कई संस्थानों के नाम लिए थे तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपसे संक्षिप्त में समझना चाहेंगे कि इन संस्थानों में जाने के क्या तरीके हैं। जी जी जी, जैसे अगर हम देखा जाए, जैसे हमें देखा गया कि IITs है, NITs है, तो IITs NITs में अगर 12वीं के बाद आपको JEE एग्जाम देना पड़ेगा। NITs में जाने के लिए JEE मेन है, और JEE मेन जब आप पास करते हैं तो फिर जाकर के आप JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो JEE एडवांस में अगर आप अच्छी खासी रैंक लेके आ जाते हैं तब जाके आप IITs में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे IITs नहीं लगे तो आप JEE मेन के थ्रू जो आपके मार्क्स आए हैं उसके थ्रू आप NITs में भी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको इन दोनों के थ्रू नहीं मिल सका फिर जाके आप BTech किसी भी कॉलेज से करिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस से। इनफैक्ट अगर हम देखा जाए प्राइवेट कॉलेजेस में किताबें तो वही हैं जो IIT से पढ़ाई जा रही है, जो NIT से पढ़ाई जा रही है, पढ़ना तो बस हमें ही है। बस हाँ, IITs NITs में एक माहौल मिलता है, तो एक सराउंडिंग रहता है पढ़ाई लिखाई का, कोडिंग का सराउंडिंग रहता है। और IITs NITs सबसे खास बात ये है कि वहाँ पर एलुमनी बेस है, एलुमनी बेस जो है IITs NITs का वो बहुत अच्छा है। तो बस यही अंदर होता है बाकी में। और प्लस में अगर BTech करने के बाद अगर आपको फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप गेट एग्जाम दे करके आप MTech में एडमिशन ले सकते हैं। वो किसी भी IIT, वो कॉमन एग्जाम है, IITs NITs सभी कॉलेजेस के लिए, ट्रिपल IITs के लिए, तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस में अगर आपको IISc जाना है तो वो तो JEE के थ्रू है ही, और गेट के थ्रू भी आप MTech करने के लिए IISc जा सकते हैं। इनफैक्ट IISc तो समझिए देश का सबसे अच्छा रिसर्च के लिए तो सबसे अच्छा संस्थान वही है। IITs NITs का मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा IISc के बारे में, तो IITs NITs है ही, बट IISc इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और प्लस में अगर आपको CSIR भी जाना है, TIFR भी जाना है, तो वहाँ पर भी जाने के लिए आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। ट्रिपल IIT हैदराबाद है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नंबर 1 रिसर्च वर्क में वही चल रहा है, तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका, वो भी आप दे सकते हैं।
एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ISI ISI, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है। उनका जो रिसर्च वर्क अभी चल रहा है, इतना इंटेंस रिसर्च वर्क है उनका, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकते हैं, वो भी आप करके आप जा सकते हैं। जी। थोड़ा सा अल्प विराम हम यहाँ लेंगे और दर्शकों मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। एनआईटीज में अगर 12वीं के बाद आपको जेई एग्जाम देना पड़ेगा। एनआईटीज में जाने के लिए जेई मेन है, और जेई मेन जब आप पास करते हैं तो फिर जाकर के आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जेई एडवांस में अगर आप अच्छी खासी रैंक लेके आ जाते हैं तब जाके आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे आईआईटीज नहीं लगे तो आप जेई मेन के थ्रू जो आपके मार्क्स आए हैं उसके थ्रू आप एनआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको इन दोनों के थ्रू नहीं मिल सका फिर जाके आप बीटेक किसी भी कॉलेज से करिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस से। इनफैक्ट अगर हम देखा जाए प्राइवेट कॉलेजेस में किताबें तो वही हैं जो आईआईटी से पढ़ाई जा रही है, जो एनआईटी से पढ़ाई जा रही है, पढ़ना तो बस नहीं है। बस हाँ, आईआईटी एनआईटी में एक माहौल मिलता है, तो एक सराउंडिंग रहता है पढ़ाई लिखाई का, कोडिंग का सराउंडिंग रहता है। और आईआईटी एनआईटी की सबसे खास बात ये है कि वहाँ पर एलुमनी बेस है, एलुमनी बेस जो है आईआईटी एनआईटी का वो बहुत अच्छा है। तो बस यही अंदर होता है बाकी में। और प्लस में अगर बीटेक करने के बाद अगर आपको फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप गेट एग्जाम दे करके आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। वो किसी भी आईआईटी, वो कॉमन एग्जाम है, आईआईटीज एनआईटीज सभी कॉलेजेस के लिए, ट्रिपल आईआईटीज के लिए, तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस में अगर आपको आईआईएससी जाना है तो वो तो जेई के थ्रू है ही, और गेट के थ्रू भी आप एमटेक करने के लिए आईआईएससी जा सकते हैं। इनफैक्ट आईआईएससी तो समझिए देश का सबसे अच्छा रिसर्च के लिए तो सबसे अच्छा संस्थान वही है। आईआईटीज एनआईटीज का मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा आईआईएससी के बारे में। तो आईआईटीज एनआईटीज है ही, बट आईआईएससी इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और प्लस में अगर आपको CSIR भी जाना है, TIFR भी जाना है, तो वहाँ पर भी जाने के लिए आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नंबर 1 रिसर्च वर्क में वही चल रहा है, तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका, वो भी आप दे सकते हैं। एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ISI, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है। उनका जो रिसर्च वर्क अभी चल रहा है, इतना इंटेंस रिसर्च वर्क है उनका, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकते हैं, वो भी आप जा सकते हैं। जी। थोड़ा सा अल्प विराम हम यहाँ लेंगे और दर्शकों मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर दोबारा स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और अब हम आपसे आशुतोष जी ये समझना चाहेंगे, कई बार शोध एक विषय के रूप में कई बार हमारी चर्चा में आया, तो शोध के बारे में हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये जो समाधान केंद्रित तकनीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, इसमें शोध का, रिसर्च का कितना रोल होता है, कितनी भूमिका होती है, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं शोध को? जी 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 बिल्कुल। शोध क्या है, शोध तो समझिए बेस है किसी भी रिसर्च करने का। अगर हम शोध नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर नई चीज़ें हम लोग इजाद नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, सॉल्यूशन हमें सोचनी पड़ेगी। अगर हम सॉल्यूशन सोचेंगे नहीं तो हम लोग बैक हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो आगे बढ़ने का ज़माना है। अगर आप पीछे रह गए तो बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। तो और वो आगे कैसे बढ़ना है, वो शोध से कई आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो शोध के ऊपर बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं जैसे आजकल का ट्रेंड है किसी भी कॉलेजेस में, प्लेसमेंट्स का ट्रेंड है कि नहीं मुझे इतना पैकेज चाहिए, उतना पैकेज चाहिए, वो सही है, आप बिल्कुल करें, बट इंडिया को भी शोध की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है भारत को भी शोध करने की। अगर टेक्नोलॉजी, अगर साइंस तो हमें सिखाता है कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, मतलब वो एक थ्योरेटिकल बेस हमें सिखा देता है हर एक चीज़ का, लॉजिक रीजनिंग बता पाता है। लेकिन शोध जो है तो वो प्रयोगशाला, उसको समझिए, वहाँ से हम लोगों को निकलना है, वहाँ से हम लोग को बनना है शोध से कि हाँ ये सब चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम ईजाद कर सकते हैं। तो शोध बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। बिल्कुल, शोध बहुत ज़रूरी है, ये आपने हमें अच्छे से समझाया। और चूँकि घड़ी का इशारा मिल चुका है, इसलिए हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, खास करके युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी, युवाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल यही है, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ तो है ही, प्लस में युवा पढ़ाओ युवा पढ़ाओ, ये भी एक होना चाहिए, ताकि सब लोग पढ़े, सब लोग आगे बढ़े, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं सोचना है हमें कि हाँ कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके ही कुछ बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल जो सुविधाएं हैं
वो हर एक जगह मिल रही है। आपके पास लैपटॉप से आप जाइए किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर भी जाकर के आप रह जाइए। रिसर्च सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, रिसर्च अब हर एक जगह पे हो रहा है। मेक इन इंडिया का सुविधा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं। IIT पटना में इंक्यूबेशन सेंटर है। आई थिंक वहाँ का कोई सा एक स्टार्टअप है, वो शार्क टैंक अभी चल रहा है, शार्क टैंक एक शो है, तो वहाँ पर भी एक स्टार्टअप वहाँ पर गया हुआ है। तो आप इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर के आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं जो चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके ही जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वहीं पर आप बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। आप हर एक जगह से कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय युवा जो है सो बहुत प्रेरित है, उनमें बहुत शक्ति है। हाँ, युवाओं को अगर तकनीक के साथ मिला दिया जाए तो कोई सा भी असंभव काम संभव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कहा, सही कहा है आपने कि तकनीक से कई बहुत सारी समस्याएं, मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं है शायद जिसका हम हल ना निकाल पाए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने देखा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक, खास करके समाधान केंद्रित तकनीक। दर्शकों, हमने देखा कि तकनीक किस तरह से रोजमर्रा में आ रही हमारी समस्याओं को आसानी से हल कर देता है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, जो इस बात का दृष्टांत है। एक लंबे समय से चली आ रही कनेक्टिविटी की समस्या जो कश्मीर के लोगों के साथ थी, उसको तकनीक ने हल कर दिया। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर समाधान केंद्रित सोच हो। अगर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखेंगे, समाधान चाहेंगे ही नहीं, तो हम सुलझ भी नहीं पाएंगे और विज्ञान का सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी संदेश के साथ कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें, समाधान चाहें अपनी समस्याओं का और विज्ञान का सदुपयोग करें। इजाज़त लेते हैं आपसे, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए मेहमान और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।